नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा के ये सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन जावा में किस तरह से होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये गार्बेज कलेक्शन करने के लिए पहले ये समझे कि गार्बेज क्या है। गार्बेज मतलब कि ऐसी चीज़ें जो अब काम की नहीं है। हो सकता है पहले हमको बहुत ज़रूरत थी इसलिए हमने वो चीज़ ली है, बनाई है, लेकिन अब वो हमारे काम की नहीं है, तो वो क्या हो गया, गार्बेज हो गया कि बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा है, किसी ने उसको यूज़ ही नहीं किया है। तो अनयूजेबल चीज़ जो होती है उसको हम गार्बेज कहते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामेटिकली भी गार्बेज क्या है, ऐसी मेमोरी या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है, अब कोई उसको रिफ़र नहीं कर रहा है। पहले हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में पहले ज़रूरत पड़ी थी, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हमने मेमोरी ली थी, लेकिन अब हमको वो ज़रूरत नहीं है। अब वो ऑब्जेक्ट का यूज हमने कर लिया है, खत्म हो गया है, पर अब वो मेमोरी जो है वो हमारे काम की नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे, गार्बेज कहेंगे। तो गार्बेज मतलब प्रोग्रामेटिकली या जावा में हम क्या समझेंगे, तो गार्बेज मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको अभी कोई रिफर नहीं कर रहा है। तो अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब कि गार्बेज। अब ये गार्बेज कलेक्शन क्या है, तो गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है जो डोर टू डोर जाके गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो वैसे ही जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन भी एक प्रोसेस है जो कि जब हमारा JVM ऑन होता है, मतलब कि हमारा जब रन टाइम चल रहा है, तो रन टाइम पे जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी है वो अनयूज्ड मेमोरी को क्लेम करके ले लेता है वापस, और वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है कि देखो अभी ये मेमोरी फ्री हो गई, किसी और प्रोग्राम को या मेरे ही प्रोग्राम को आगे और मेमोरी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ ये वाली मेमोरी आप दे सकते हैं, राइट। वापस से एक बार बोल देती हूँ, गार्बेज कलेक्शन मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो कि रन टाइम पे हमारी जो अनयूज्ड मेमोरी होती है वो मेमोरी को वापस से ले लेता है, रिक्लेम कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देता है। नाउ अब ये जो मेमोरी है वो कहाँ पे, मतलब कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बोलूँ तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो हमारी मेमोरी है रन टाइम पे दो तरह की मेमोरी यूज़ होती है। एक तो हीप मेमोरी। हीप मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि एक एक छोटा सा पहाड़, उसको हम हीप बोलते हैं, राइट। तो हीप मेमोरी होती है और दूसरी होती है स्टैक। स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह की मेमोरी होती है। एक होती है हीप कि जहाँ ज़रूरत पड़ी यहाँ 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 ऐसे करके पूरा जो हीप जैसा बन जाता है छोटा सा, तो हीप जैसी मेमोरी हम समझते हैं। और दूसरी होती है स्टैक जैसी मेमोरी कि एक उसके ऊपर दूसरा लोकेशन, उसके ऊपर तीसरा लोकेशन, उसके ऊपर चौथा लोकेशन, उसके ऊपर पांचवा लोकेशन, ये हो गया स्टैक। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी कहाँ में मिलती है, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो हीप पे बनते हैं, हीप पे, स्टैक के नहीं बनते हैं, हीप पे बनते हैं। और वो जो मेमोरी है वो हमारे प्रोग्राम को डेडिकेटेडली अवेलेबल है कि ये अवेलेबल है। अब ये हीप पे जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो बन गया है, अब लेटर ऑन हमने उसको यूज़ कर लिया, मेमोरी एलोकेट कर दी, लेटर ऑन ऐसा हो कि अब ज़रूरत नहीं है, इवेंचुअली वो ऑब्जेक्ट की अब ज़रूरत है ही नहीं। तो गार्बेज कलेक्शन जो प्रोसेस है वो चेक करेगा कि अब ये जो हीप मेमोरी है वो हीप की मेमोरी को अब ये कोई रिफ़र कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा क्लेम करता हुआ है कि नहीं ये चीज़ मेरी है। तो जो चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है कि कोई रेफर कर रहा है तो उसको गार्बेज कलेक्शन में नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ ऐसी मेमोरी दिखी जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट उसको रिफर ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी मेमोरी को क्या करेगा, वो फ्री कर देगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा और मेमोरी को रिलीज कर देगा। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतना सिंपल नहीं होता है। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर को ध्यान में रख के मेमोरी को फ्री करना है। प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट जो आप बनाते तो हम जावा में भी हमको ही बनाना पड़ेगा। कितने ऑब्जेक्ट्स है ये हम बताएंगे कि हमको 10 ऑब्जेक्ट 10 स्टूडेंट्स बनाने हैं कि 70 स्टूडेंट्स बनाने हैं कि 700 एम्प्लॉयज बनाने हैं। पर जब हमारा यूजेज खत्म तो जावा के अंदर प्रोग्रामर को बॉदरेशन नहीं लेना है, उसको क्या करना है, उसको खाली मेमोरी को यूज करना है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में
अगर प्रोग्रामर को वो मेमोरी यूज में नहीं आ रही है तो प्रोग्रामर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूजेज खत्म हो जाए, उसके बाद वो मेमोरी क्या वापस से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं कि वो मैनेज करता है कि भाई कौन सी मेमोरी है, किसको देना है, अब ये प्रोसेस आया, ये प्रोग्राम आया, अब कौन सी मेमोरी देनी है उसको। तो सारा हिसाब किताब कौन रखता है मेमोरी का? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो जावा का प्रोग्राम जो स्पेशली गार्बेज कलेक्टर नाम का है वो रिलीज कर देता है। तो डेफिनेटली एडवांटेज तो होंगे ही, ऐसे खुद से जो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होता है। तो क्या एडवांटेज है? वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट है वो इजी हो जाता है और एफिशिएंटली होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से, हमने तो इतने प्रोग्राम्स बनाए, डेमोन्स्ट्रेट करके देखे, हमने कभी गार्बेज कलेक्शन का यूज़ किया? हमने तो कभी बुलाया ही नहीं, तो भी लेकिन वो अपने आप से आफ्टर सम टाइम वो अपने आप से गार्बेज कलेक्टर का जो प्रोग्राम है, जो थ्रेड हम बोलते हैं, वो गार्बेज कलेक्टर का थ्रेड मतलब छोटा प्रोग्राम, तो जो गार्बेज कलेक्टर का थ्रेड है अपने आप से थोड़ी देर में रन होता है, देख लेता है कि भाई कौन कौन सी मेमोरी फ्री है, उसको सिस्टम में दे देता है, फिर वापस से थोड़ी देर के लिए आराम करेगा। थोड़ा टाइम खत्म होगा वो अलार्म रखता है, थोड़ा टाइम खत्म होगा वेक होगा, वापस से चेक करेगा अब कोई वापस मेमोरी फ्री हुई है, अगर हुई है वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा और खुद थोड़ी देर के लिए अलार्म रख के सो जाएगा। तो ये जो है वो कंटिन्यूसली जब तक हमारा JVM चलता है, ये गार्बेज कलेक्टर का प्रोसेस भी चलता रहता है। तो डेफिनेटली इससे जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए और एफिशिएंट भी होगा कि कोई मेमोरी ऐसी पड़ी रहेगी खाली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो प्रोग्राम चलता रहता है और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए प्रोग्रामर को कोई बॉदरेशन नहीं लेना है, उनको खाली लॉजिक पे कंसंट्रेट करना है। हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है कि कैसे डिलीट करेंगे, नहीं तो डिलीशन के लिए भी कैसे कोड लिखना है वो भी हमको सीखना पड़ता। अगर मैं समझो कि मैंने 100 स्टूडेंट्स बनाए हैं या 7000 एम्प्लॉयज़ बनाए हैं, तो कैसे 7000 एम्प्लॉयज़ या 700 एम्प्लॉयज़ की मेमोरी को मैं फ्री करूं, वो भी मुझे खुद को सोच के उसके लिए पूरे स्टेटमेंट्स मुझे खुद को लिखने पड़ते हैं। बाकी सारी लैंग्वेजेस में है, पर जावा में हमारा जो है हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि 7000 एम्प्लॉय कहाँ पे बनाने हैं, उसको यूज़ कहाँ करना है, यूज़ करके भूल जाओ। अब यूज़ नहीं कर रहे हो, JVM के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर है अपने आप से अवेक होगा, चेक करेगा। हमारे 7000 एम्प्लॉयज़ में से हो सकता है 3000 यूज़ कर रहे हैं और बाकी के 4000 हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 4000 वो रिलीज़ कर देगा। तो डेफिनेटली ये एडवांटेज हो गया, राइट। अब कब लेगा वो, कब चेक करेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वो फ्री है, मतलब जो मेमोरी है उसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट उसको रिफर नहीं कर रहा है। तो ये अनरेफरेंसिंग कैसे हो सकता है? हम प्रोग्राम के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिससे कि अब ऑब्जेक्ट का अनरेफरेंसिंग हो जाएगा। रेफरेंसिंग मतलब तो पता है कि मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इसको ये रिफर कर रहा है, मैंने आपको रेफरेंस डेटा टाइप भी बताया था, राइट। तो रेफरेंस डेटा टाइप में क्या होता है, हम बनाते हैं, जब मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नम्रता, तो नम्रता क्या बना, रेफरेंस। और फिर जब मैं लिखती हूँ न्यू स्टूडेंट, तो मतलब एक नया स्टूडेंट को पूरी मेमोरी मिलती है और नम्रता है जो वो स्टूडेंट को रिफर करता है, नम्रता का जो हमने बनाया है रेफरेंस। अब ये नम्रता का रेफरेंस डी रेफरेंस या अनरेफरेंस किस सिचुएशन में हो सकता है? तो जब मैं ऐसा लिखूंगी कि नम्रता इज इक्वल टू नल, तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि नम्रता इज इक्वल टू नल, मतलब क्या कि जो नम्रता का रेफरेंस जो स्टूडेंट को रिफर कर रहा था, अब वो रेफरेंस बीच में टूट जाएगा। मतलब नम्रता है, किसी को रिफर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट रिफर नहीं कर रहा है। ये नम्रता ना किसी को रेफर कर रही है और यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जिसको ना कोई रेफरेंस कर रहा है, मतलब ये मेमोरी अब हो गई फ्री। तो ये एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूं जिससे कि ऑब्जेक्ट अनरेफरेंसिंग होता है। अब ये जो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे जो नम्रता का रेफरेंस बनाया है, सपोज JVM के अंदर जो JC मतलब कि गार्बेज कलेक्टर का प्रोसेस है वो चालू होके देखेगा कि अच्छा ये नम्रता भी ऐसे ही, नम्रता का रेफरेंस भी ऐसे ही है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही पड़ा है, कोई उसको रिफर नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये मेमोरी को रिलीज करके लेके चला जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट है जब हम रेफरेंस में नल डाल देते हैं। तो जब रेफरेंस में नल डालते हैं तो रेफरेंस जो पहले किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था वो ऑब्जेक्ट अब फ्री हो गया। अब दूसरा तरीका, मतलब दूसरा एक सिनारियो
बता रही हूं कि मैंने लिखा है कि स्टूडेंट नम्रता इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा है स्टूडेंट निम्मी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब लेटर ऑन मुझे पता चला कि जो निम्मी है और नम्रता है दोनों तो एक ही स्टूडेंट के नाम है। लोग नम्रता को प्यार से निम्मी बोलते हैं, तो मैंने निम्मी के लिए जो नया ऑब्जेक्ट बनाया था वो तो मुझे जरूरत नहीं है ना। नम्रता के लिए भी मैंने एक नया स्टूडेंट बनाया और निम्मी के लिए भी नया स्टूडेंट बनाया। मतलब मैंने दो रेफरेंस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया। तो ये तो गलत है। भले मैं रेफरेंस दो दे रही हूं कि नम्रता भी है निम्मी भी है, बट मुझे पता चला कि दोनों तो एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखा कि निम्मी इज इक्वल टू नम्रता। मतलब नम्रता में जो भी रेफरेंस था वो मैंने निम्मी में डाल दिया। मतलब अब नम्रता और निम्मी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं। तो निम्मी के लिए जो मैंने सेपरेट मेमोरी बनाई थी वो हमारे काम की नहीं है। तो नाउ निम्मी इज फ्री, निम्मी इज अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। सिनारियो समझ में आ रहा है? मैंने पहले क्या बनाया, नम्रता का सेपरेट ऑब्जेक्ट, निम्मी का सेपरेट ऑब्जेक्ट। लेटर ऑन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा निम्मी इज इक्वल टू नम्रता। तो अब निम्मी और नम्रता जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिफर करवा रही थी मैं, उसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैंने नम्रता में जो भी रेफरेंस था वो निम्मी में डाल दिया। मतलब नम्रता और निम्मी एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। तो अब निम्मी जो पहले रिफर कर रही थी वो अनरेफरेंस करना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अगर जेवीएम आएगा, जेवीएम के अंदर गार्बेज कलेक्टर है, वो चेक करेगा। तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि अब निम्मी वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले कभी बना था, अब कोई उसको रिफर कर ही नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ी है मेमोरी, तो उसको फ्री कर देगा। तो ये दूसरा सिनारियो हो गया। तो इस तरह से हमारे पास सिनारियोज हो सकते हैं। ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए। तो इस टाइप के हमारे सिनारियोज हो सकते हैं जब हमको पहले ज़रूरत पड़ी, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। यहाँ पे मैं एक एक से आपको खाली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस तरह से हमारा अब रेफरेंस चला जा रहा है। तो इस तरह से जब हम रन टाइम पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऐसे कितने सिनारियोज आ सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या, गार्बेज कलेक्टर आके उसको रिलीज़ कर देगा। अब ये जो गार्बेज कलेक्टर है, वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एक स्पेशल मेथड होती है जीसी मेथड, जो कि हमारे मतलब जेवीएम में ऑलरेडी है। अपने आप से ये जीसी मेथड प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, वो क्लीनअप का प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। ये जीसी मेथड जो है वो गार्बेज कलेक्टर परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। दो क्लासेस में अवेलेबल है। एक तो सिस्टम, जो हम लिखते हैं ना system.out.println, तो ये सिस्टम क्या है, क्लास का नाम है। तो सिस्टम नाम के क्लास में भी ये जीसी मेथड लिखी हुई है, हमको नहीं लिखनी है, ऑलरेडी लिखी हुई है। और रन टाइम नाम का जो हमारा क्लास है एक, उसके अंदर भी है। नॉर्मल प्रोग्राम में हम ये जीसी मेथड कहीं पे भी कॉल नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर लेटर ऑन आपको जेवीएम का जो जीसी है उस पर रिलाई नहीं करना है कि थोड़ी देर के बाद आएगा और फिर मेरे ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करेगा, ऐसा नहीं। आपको पता ही है कि अभी मैं इतनी सारी मेमोरी का मैंने यूज किया है, अब वो इतनी सारी मेमोरी अभी मुझे नहीं ही चाहिए होने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कॉल करना है तो आप भी खुद वो जीसी मेथड को कॉल करके गार्बेज कलेक्टर करवा सकते हो, गार्बेज कलेक्शन करवा सकते हैं। आप नहीं करवाओगे तो थोड़े टाइम बाद होगा, जब जेवीएम का अलार्म बजेगा। जेवीएम अलार्म बजा के जीसी को उठाता है, तो जब जीसी के लिए अलार्म बजेगा, जेवीएम बजाएगा, तब जीसी अपने आप से उठ के उसको ले ही जाने वाला है। लेकिन अलार्म जब बजेगा तब, अगर उससे पहले आपको कॉल करना है कि मैं खुद से, मुझे पता ही है कि यहाँ पे अब मुझे मेमोरी को फ्री करना है, राइट, तो वाई वेट फॉर जेवीएम, और बहुत सारी मेमोरी है, तब हम मेमोरी के बारे में सोचेंगे। 10 ऑब्जेक्ट, 15 ऑब्जेक्ट, 20 ऑब्जेक्ट के लिए हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेमोरी कैसे मैनेज होगी, वो तो अपने आप से हो ही जाएगी। पर जब बहुत सारे, जैसे मैं 7000 का आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि 7000 मेरे पास एम्प्लॉयज़ है, तब हम थोड़ा सोचेंगे कि अब 7000 है, अब हम यूज़ नहीं करने वाले, तो चलो अच्छा है जीसी को हम बुला ले। तो जीसी मेथड हमारे पास सिस्टम और रन टाइम दोनों के अंदर है। और उसका सिग्नेचर मतलब कि मेथड का क्या नाम है, मेथड हमें क्या देगा, क्या लेगा हमसे, तो वो सारा उसको सिग्नेचर बोलते हैं। मेथड्स भी बहुत सारा डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे।
पर जब मैं सिग्नेचर बोल रही हूँ तो सिग्नेचर या फिर कभी प्रोटोटाइप बोला जाता है, प्रोटोटाइप ऑफ मेथड। मतलब क्या कि मेथड का नाम क्या है, मेथड को क्या देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए मेथड लिखती हूँ, तो कौन से 2 नंबर्स वो तो बताना पड़ेगा कि भाई मुझे 3 और 5 को ऐड करना है, और रिटर्न में मुझे क्या देगा, तो 3 और 5 को ऐड करके 8 रिटर्न करेगा। तो मेथड क्या लेगा, क्या देगा, क्या नाम है, उसको हम सिग्नेचर या प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो जीसी जो मेथड है उसका प्रोटोटाइप क्या है, उसको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, वो अपने आप से चेक करेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन सी मेमोरी है जिसको कोई रिफर नहीं कर रहा है, और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। प्रोग्रामर को कुछ नहीं चाहिए उसमें, ना उसको कुछ लेना है ना देना है। तो इसलिए ये उसकी जो मेथड है उसका प्रोटोटाइप होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड जीसी। ये आपको जब भी कॉल करना है आप कॉल कर सकते हैं। अब एक और मेथड के बारे में आपको बताऊं, फाइनलाइज मेथड। ये मेथड जो है वो एक स्पेशल टाइप की मेथड है। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये मेथड अपने आप से कॉल हो जाती है। कब कॉल होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। कब डिस्ट्रॉय होगा, जब जेवीएम का अंदर जो जीसी है वो उसकी मेमोरी को रिलीज करेगा। सो मतलब जब जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर, जब गार्बेज कलेक्टर हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने कभी बनाया था वो ऑब्जेक्ट को फ्री करता है, डिस्ट्रॉय करता है, रिलीज कर देता है, तब अपने आप से ये फाइनलाइज नाम की मेथड हमने लिखी होगी तो वो इसको कॉल करेगा। ये जो मेथड है फाइनलाइज मेथड, वो हमारे ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में, एक तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अलग अलग मेथड्स आप कॉल कर सकते हो। जैसे मैं स्टूडेंट बना रही हूँ तो स्टूडेंट के अंदर फिर मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट में नाम सेट करूँगी, एड्रेस सेट करूँगी, सब कुछ मैं मेथड से करूँगी। फिर स्टूडेंट अपीयर एग्जाम, ऐसी मैं कॉल करूँगी मेथड जिसमें वो एग्जाम अपीयर का मेरा लॉजिक होगा। या स्टूडेंट का रिजल्ट इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट रिजल्ट, ऐसा कोई मेरी मेथड होगी। तो ये सारी जो मेथड्स है वो हम कॉल करेंगे। पर पूरी उसकी लाइफ साइकिल में कोई भी मेथड हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। वापस एग्जाम दो, वापस रिजल्ट चेक करो, वापस से उसका हो सकता है किसी का एड्रेस चेंज हो तो हम चेंज एड्रेस कर सकते हैं या एड्रेस सेट करवा सकते हैं। तो ये सारी मेथड्स को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन फाइनलाइज जो मेथड है अपने आप से, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है उससे जस्ट पहले, मतलब लास्ट मेथड, हमारे ऑब्जेक्ट की जो लास्ट मेथड है वो होगी फाइनलाइज मेथड, तब वो कॉल होती है। उसका सिग्नेचर क्या है, मतलब सिग्नेचर मतलब मेथड का नाम, मेथड का रिटर्न, मेथड का क्या क्या लेता है, क्या देता है। तो उसका भी सेम है, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम है फाइनलाइज, फिर एम्प्टी क्योंकि कुछ नहीं लेता है, और मेथड, राइट। तो ये है फाइनलाइज मेथड। मैं आपको ये फाइनलाइज मेथड जीसी के साथ क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि जीसी जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो उससे जस्ट पहले ये फाइनलाइज मेथड कॉल होती है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तब ऐसा कुछ करके जाए, सपोज आप सोचो कि आपने ऐसा कुछ सिनेरियो किया है कि ऑब्जेक्ट बनाया है। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आप अपनी फाइल ओपन कर रहे हो, लोकल मशीन की कोई फाइल के साथ कनेक्शन कर रहे हो। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर से फाइल में रीड करना, फाइल में राइट करना, तो एक कनेक्शन जैसा एस्टैब्लिश हुआ है। तो आपको ऐसा चाहिए कि जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तब ये फाइल अच्छे से क्लोज हो जाए और कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा लॉजिक आप कहाँ लिखोगे, तो ऐसा लॉजिक आप फाइनलाइज मेथड में लिखोगे कि ये फाइनलाइज मेथड आपको कॉल नहीं करनी है। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो वो फाइनलाइज मेथड को अपने आप से वहां पे कॉल करेगा और उसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि भाई फाइनलाइज मेथड है तो वहां पे फाइल को अच्छे से क्लोज कर लो, फाइल का जो कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट कर दो, राइट। तो हमको ऐसा कुछ काम करके जाना है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तब इतना वो करके जाए फिर डिस्ट्रॉय हो। तो हम वो सारा लॉजिक कहाँ लिखेंगे, फाइनलाइज मेथड के अंदर। इसका डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन डेमो नाम का क्लास है, उसमें मैंने मेथड रखी है फाइनलाइज मेथड। उसमें जस्ट अभी प्रिंट करवा रहे हैं system.out.println और प्रिंट करवा के गार्बेज ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड ऐसा मैसेज दे रहे हैं। ओके, फिर मेन मेथड लिखा। मेन मेथड के अंदर जैसे हम इंट
आई ऐसे बनाते हैं, वैसे मैंने गार्बेज कलेक्शन डेमो GCD1 न्यू ऑब्जेक्ट, अगेन गार्बेज कलेक्शन डेमो GCD2 न्यू गार्बेज, तो मतलब दो अलग अलग रेफरेंस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर मैंने दोनों को नल कर दिया और फिर मैं GC को कॉल करती हूँ। अब जब जैसे मैं GCD इज इक्वल टू नल लिखती हूँ तो क्या गार्बेज कलेक्टर शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसे एक एक ऑब्जेक्ट के लिए गार्बेज कलेक्शन अपने आप से नहीं होता है। कब होता है? जब उसका अलार्म JVM बजा के उठाएगा उसका तब, या फिर हम अगर एज अ प्रोग्रामर हम अगर एक्सप्लिसिटली हम लिखेंगे और GC को कॉल करेंगे तब GC कॉल होगा। तो हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके कि ये चीज़ कैसे होती है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम खुद एक क्लास बना के देखेंगे, क्लास जिसका नाम हम बनाएंगे गार्बेज कलेक्शन डेमो, और इसको मैं सेव करूंगी जिसका नाम होगा गार्बेज कलेक्शन डेमो, और ये होगा .java, राइट। तो हमारा गार्बेज कलेक्शन डेमो नाम का क्लास है। अब ये क्लास के अंदर हम एक ही मेथड अभी रखते हैं और वो है फाइनलाइज मेथड, और ये जो मेथड है उसका प्रोटोटाइप मैंने क्या बताया, उसका प्रोटोटाइप है पब्लिक वॉइड, और फिर हमको लिखना है फाइनलाइज। यहाँ पे जस्ट मैं लिखवा रही हूँ system.out.println ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय लिखने के लिए तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ये मेथड नहीं बनाएंगे, इसमें हम वो लॉजिक लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन पे हमको चाहिए। पर अभी डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं खाली मेथड में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड लिख के आपको दिखा रही हूँ, राइट। अब सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्स ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर हमने जो क्लास बनाया गार्बेज कलेक्शन डेमो, उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। गार्बेज कलेक्शन डेमो GCD1 रेफरेंस बना इज इक्वल टू न्यू GCD गार्बेज कलेक्शन डेमो। सिमिलरली गार्बेज कलेक्शन डेमो GCD2 ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, रेफरेंस है, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया। फिर मैं क्या लिखती हूँ, GCD1 इज इक्वल टू नल। यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप इसमें कुछ ऐसा यूज कर रहे हो जो कि अब डेप्रिकेट हो चुका है। मतलब क्या कि पहले वर्जन्स में वो था, अभी के वर्जन में या तो वो चेंज हो चुका है या कहीं और शिफ्ट हो गया है, मतलब कुछ वेरिएशन था, बट अभी वो अवेलेबल है। हमेशा कोई भी चीज़ जो पुराने वर्जन्स में होती है वो नए वर्जन में सीधे सीधी नहीं निकलती है, वो रहती है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो जो डेप्रिकेट हो चुका है। तो क्या डेप्रिकेट हो चुका है अगर आपको जानना है, अभी के लिए आप अगर नहीं भी जानना चाहते हो तो सीधे सीधा आपका प्रोग्राम जो है आप देखोगे तो रन हो रहा है, डॉट क्लास फाइल बन गई है, ये कोई एरर नहीं है, ये क्या है, नोट है जो आ रही है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहे हो जो डेप्रिकेट हो चुका है। फाइन, इट्स ओके। हमको अभी क्या है, हमारा मेन कंसर्न है समझना कि GC कैसे काम कर रहा है, फाइनलाइज मेथड का क्या है, तो वो हमको समझना है। तो ठीक है, हमने ये लिखा प्रोग्राम और हमने यहाँ पर अब ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस तरह से नल करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसने कैसे किया। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन वो उसने ऐसे किया कि हमने यहाँ पे लिखा था ऑब्जेक्ट्स बनाना, तो वो उसने बना लिए। फिर हमने लिखा GCD1 इज इक्वल टू नल, GCD2 इज इक्वल टू नल। तो ये स्टेटमेंट लिखने से क्या गार्बेज कलेक्टर कॉल हो गया? अगर गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाता तो फाइनलाइज मेथड कॉल होती, और फाइनलाइज मेथड के अंदर तो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड है, तो वो यहीं पर प्रिंट हो जाता, और फिर प्रिंट होता कि ऑब्जेक्ट असाइन टू नल। क्योंकि जब फाइनलाइज मेथड कॉल होती है तब उसके अंदर से प्रिंट होता है, और फाइनलाइज मेथड कब कॉल होगी, जब GC ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट लिखने से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं। हमारा अगर आउटपुट आप देखोगे तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है ऑब्जेक्ट असाइन टू नल। ये हमने पहले
पहले वो आउटपुट आ रहा है और फिर डिस्ट्रॉयड जैसा मैसेज आ रहा है। मतलब पहले नल वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, फिर प्रिंट हो गया, और प्रिंट हमने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि जीसी को कॉल करो, इसलिए उसने जीसी को कॉल किया और तब हमारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए, तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से फाइनलाइज मेथड, जीसी मेथड का यूज होता है। अगर सपोज क्या आपने गलत लिखा है, अगर आपको ये जानना है, तो ये जैसे रिकम्पाइल विथ डेप्रिकेशन का ऑब्जेक्ट मैसेज आ रहा है, वैसे और भी मैसेजेस आपको कभी कभी आएंगे, जैसे आएंगे हम रन टाइम पे देखते जाएंगे। बट अगर क्या एक्सप्लिसिटली आपको चेक करना है कि मैं ऐसा क्या यूज कर रही हूँ जो डेप्रिकेट हो चुका है, तो आप यहाँ पे जैसा उसने ऑप्शन बताया XLINT कोलन और डेप्रिकेशन, ये आपको लिखना है कंपाइल करते वक्त। मतलब जावा सी प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम तो हम लिखते थे, अब इसके साथ बीच में ये ऐड करना है। तो जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पर बोलेगा कि ये जो फाइनलाइज मेथड है वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, मतलब उसमें कुछ चेंज आ चुका है। अब ये क्या चेंज है वो हम बाद में देखेंगे, अदरवाइज हम कोई और ट्रैक पे चले जाएंगे। तो अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है, इसको हम ओमिट करते हैं। लेकिन अब हमको पता चला कि भाई फाइनलाइज मेथड में कुछ चेंज हुआ है, तो वो हम ध्यान में रख सकते हैं, जरूरत पड़े तो इस पे और इलाबरेट करेंगे। आगे आएगा ही, फाइनलाइज मेथड पूरा आने वाला है, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। पर इस तरह से हमको पता चल रहा है कि भाई हमने जो यूज किया उसमें क्या डेप्रिकेट हो चुका है। अब वापस प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये फाइनलाइज मेथड है, राइट, तो ये फाइनलाइज मेथड लिखनी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ये फाइनलाइज मेथड ना लिखूं तो भी मेरा प्रोग्राम चलेगा। जीसी कॉल होगा, राइट, ऑब्जेक्ट नल होगा, जीसी कॉल होगा, अपने आप से सब ये होने ही वाला है। ओके, ऑब्जेक्ट असाइन टू नल, तो फाइनलाइज मेथड कॉल नहीं हुई है क्योंकि हमने नहीं लिखा है। अगर हमको ऐसे कुछ चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तब कुछ करके जाए, कुछ मैसेज दे के जाए, या कुछ कनेक्शन किया है वो डिस्कनेक्ट कर दे, इंटरनेट कनेक्ट किया था वो इंटरनेट को वापस से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दे, तो इस तरह से कुछ भी हमने सिस्टम के रिसोर्सेज लिए हैं उसको वापस से देना है, ये सारा हम फाइनलाइज में कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिमिलरली ये जीसी तो हमने लिखा है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करना है और हमको एक्सप्लिसिटली मेमोरी को रिलीज करना है। बट अगर ऐसे 2, 3, 10, 20, 50 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कंसर्न नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा मेमोरी का नहीं सोचेंगे, हम लॉजिक के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तब हम ये जीसी को यूज़ नहीं करेंगे। तो अपने आप से जब जीसी का अलार्म बजेगा, उठेगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स नलीफाई हो चुके हैं उसको वो रिलीज करके चला जाएगा। तो जीसी नहीं लिखने से, जैसे अब तक हम प्रोग्राम्स में नहीं लिखते थे, तो नहीं लिखने से भी वो वहीं के वहीं मेमोरी में पड़ा रहेगा ऐसा नहीं होगा। वो तो जब उसका टर्न आएगा वो वैसे ही नलीफाई होके सिस्टम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारा मेमोरी यूज़ किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई बहुत सारी मेमोरी यूज़ की थी, अब नहीं ही चाहिए, तो जब जेवीएम उठाएगा उसका वेट करना, उसकी जगह पे मैं खुद जीसी को कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से कॉल भी कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने उसको कमेंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये फाइनलाइज मेथड और जीसी मेथड जो भी हमने डिस्कस किया वो क्लैरिटी से समझ में आया हो। ये मॉड्यूल में, सेकेंड मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया, तो पूरा ब्रशअप करवा दूं। सेकेंड मॉड्यूल में हमने जावा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में अलग अलग क्या क्या टोकन्स है, मतलब क्या क्या वर्ड्स है, कौन कौन से अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब कीवर्ड हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, डेटा टाइप हो सकता है, आइडेंटिफायर्स हो सकता है। तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स किसको कहते हैं और जावा में कौन कौन से कीवर्ड्स है, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं और जावा में कौन कौन सी कैटेगरीज है, प्रिमिटिव और रेफरेंस, और प्रिमिटिव में कौन कौन से टाइप है, राइट, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, कितना मेमोरी का कंजम्पशन होता है, वो सब हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिस्कस किया। फिर हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप का, अगर हमारे पास वेरिएबल्स है या डेटा है तो कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कास्ट कर सकते हैं, तो कास्टिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने देखा। फिर हमने एक स्पेशल टाइप, मतलब जो प्रिमिटिव नहीं है उसको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव टाइप, राइट। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप, और या फिर बोल सकते हैं उसको रेफरेंस डेटा टाइप। तो हमने रेफरेंस डेटा टाइप डिस्कस किया, कैसे वो प्रिमिटिव से अलग है वो हमने देखा। हमने डिस्कस किया अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स,
अरिथमेटिक क्या क्या कैटेगरीज है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, शिफ्ट ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिट वाइज ऑपरेटर्स है, कंडीशनल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो ये पूरा जो है हमने अलग अलग ऑपरेटर्स की बाइनरी है कि यूनरी है कि टर्नरी ऑपरेटर्स है, राइट। तो एरिटी ऑपरेटर्स की है वो हमने डिस्कस की, राइट। फिर हमने लेफ्ट टू राइट कैसे चलते हैं हमने वो डिस्कस किया। तो हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए। ऑपरेटर्स के बाद हमने जावा के अंदर जो एक स्पेशल टाइप का हम बोल सकते हैं छोटा सा प्रोसेस होता है या छोटा सा थ्रेड होता है जो हमेशा बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जो कि प्रोग्रामर का काम आसान कर देता है, यानी कि गार्बेज कलेक्टर थ्रेड। उसको हमने डिस्कस किया कि गार्बेज कलेक्टर थ्रेड क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन कैसे जावा के अंदर होता है और किस तरह से वो प्रोग्रामर का जो है वो काम या बर्डन जो है वो कम कर देता है। तो हमने गार्बेज कलेक्टर भी डिस्कस किया। ये हमने पूरा ये मॉड्यूल के अंदर डिस्कस किया। अब कमिंग नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे जावा के अंदर किस टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। मतलब अब हमने वर्ड्स को तो पहचान लिया कि भाई वर्ड के अंदर जो है वो क्या क्या हो सकता है, कीवर्ड की आइडेंटिफायर है कि ऑपरेटर्स है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब वर्ड्स को इकट्ठा करके सेंटेंसेस बनाएंगे हम। यही होता है ना लैंग्वेज में आगे हम बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया, अब हम सेंटेंस फॉर्म करके देखेंगे। तो सेंटेंस मतलब कि हम प्रोग्रामिंग में जनरली उसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो जावा के अंदर हम कैसे कैसे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, राइट। हम किस तरह से उसमें कुछ चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो सिंपल खाली सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कंडीशनली, राइट, हमको अगर सिलेक्ट करना है कि या तो ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट, इस तरह से सिलेक्शन करना है। तो जावा में क्या क्या ऐसे कंस्ट्रक्ट है या जावा में ऐसा क्या यूज करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं स्टेटमेंट्स के बीच में। और खाली सिलेक्शन नहीं, हमारे पास इसके अंदर इटरेशन मतलब रिपीटेशन। अगर हमको एक ही एक चीज बार बार करनी है तो इसको हम कहते हैं इटरेशन या रिपीटेशन। तो अगर हमको कोई स्टेटमेंट्स रिपीट करवाने हैं 100 टाइम सेम स्टेटमेंट, 100 टाइम सेम स्टेटमेंट्स हमको लिखना है, तो जावा के अंदर किस तरह से रिपीटेशन हम पॉसिबल कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। खाली एक तरीके नहीं है ना। इवन ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इटरेशन यानी कि रिपीटेशन करवाने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो सब में क्या डिफरेंस है, कैसे सिंटैक्स हमको लिखना है, कैसे ग्रामेटिकली कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, कौन सा ऑपरेटर्स का यूज होता है, वो पूरा जो है